अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सौरदी साहब। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। नाज़रीन, ईरान की तरफ से जहां मुज़ाकरात के लिए इनकार किया जा रहा था, वहीं अभी की अपडेट है, बड़ी तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अपनी टीम के साथ, मुख्तसर सी टीम के साथ इस्लामाबाद किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं। अमेरिका से भी टीम पहुँच सकती है पाकिस्तान, और ये मुज़ाकरात अब मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा। हालात किस तरफ जाने वाले हैं, आने वाले 24 से 48 घंटे बड़े अहम बताए जा रहे हैं। मुजम्मिल साहब, ये बड़ी गौरतलब बात है कि पाकिस्तान चूँकि ज़ाहिर है इसकी मेज़बानी कर रहा है, और पाकिस्तान की सर तोड़ कोशिशें भी थी, इसका एतराफ़ पूरी दुनिया ने किया है। जो बरतानवी जरीदे हैं उस तक में मेंशन है, पाकिस्तान फॉर श्योर बड़ा प्रोमिनेंट रहा है, बड़ा रेलिवेंट रहा है इस चीज़ में। तो ये जो कोशिशें हैं, अब मुज़ाकरात, आपको लगता है कि ये बेहतरी की तरफ आगे जा रहे हैं, या फिर एक डेडलॉक होगा और ईरान वापस अपने उसी पॉइंट पे आके खड़ा हो जाएगा और अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा? मुड़ी देखें, आज फील्ड मार्शल साहब ने अब्बास अराग़ची साहब को फ़ोन किया, फिर इसहाक़ डार साहब ने अब्बास अराग़ची साहब को फ़ोन किया, कन्विंस किया, और दोनों के जो फ़ोन हैं उनके बाद ईरानियन ये ऐलान आया है कि वो एक मुख्तसर टीम के साथ आ रहे हैं। अब उनके साथ कालिबॉफ नहीं आ रहे, और कुछ खबरें ऐसी हैं कि कालिबॉफ साहब ने ख़ुद को मुज़ाकराती अमल से अलहदा भी कर लिया। क्या रीज़न है इसकी? देखें, कुछ लोग कह रहे हैं ईरान में कॉन्फ्लिक्ट है, डिवीजन है, कुछ लोग मुज़ाकरात के हक़ में हैं, कुछ लोग मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हैं। हमने वहाँ ऐसे मुज़ाहरे भी देखे हैं जो मुज़ाकरात के ख़िलाफ़, मुज़ाकरात ना करने के हक़ में थे, लेकिन फिर हमने ये कालिबॉफ साहब का और पज़ेशियान साहब का एक मुश्तरका बयान भी देखा कि हम सब मुत्तहिद हैं, हम में कोई हार्ड लाइनर नहीं है, कोई रिफॉर्मर नहीं है, हम सब इनकलाबी हैं। तो उन्होंने सारे प्रोपेगेंडे को नल एंड वाइड भी किया। तो मुख्तलिफ़ किस्म का एक मंजरनामा पिछले 2-3 दिनों से रहा। अमेरिकन कहते रहे कि ईरानियंस इसलिए नहीं आ रहे कि वहाँ पर कोई मुश्तरका मौक़िफ़ नहीं बन पा रहा, जब मुश्तरका मौक़िफ़ बनेगा तो वो आएंगे। तो अब ऐसा लगता है कि एक मुश्तरका मौक़िफ़ बन गया होगा। कहा जा रहा था पासदारान इनकलाब जो हैं वो मुज़ाकरात के हक़ में नहीं हैं। कुछ मुजाहरे भी ईरान में देखने में आए, और उन जिनमें मिसाइल्स भी आए, दिखाए गए कि जी हम तो लड़ाई के लिए तैयार हैं। ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे। तो एक ऑप्टिक्स की गेम तो चल रही थी कि पिछले 48 घंटे में ईरान ने दुनिया को बताया कि हम कोई मुज़ाकरात के लिए इतना कीन नहीं है, या हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। लेकिन बहरहाल कल प्राइम मिनिस्टर ने चाइनीज़ एम्बेसडर से भी बात की, आज इसहाक़ डार साहब की रशियन फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है, फिर आबनाए हुर्मुज़ पर फ्रांस और यूके के डिफेंस सेक्रेटरीज का इजलास हुआ है। तो दुनिया में डिप्लोमेसी की बहुत तेज़ डिप्लोमेसी ईरान अमेरिका जंग के हवाले से हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई दिन पहले, जब 21 अप्रैल को सीज़ फायर ख़त्म हुआ था और उन्होंने सीज़ फायर को एक्सटेंड किया था, तो साथ ही कहा था कि जुम्मे तक मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उनको अंदाज़ा था कि ईरानियंस फ्राइडे तक आ जाएंगे, और फ्राइडे तक ईरानियंस आ गए। बैकडोर राब्ते तो चल रहे होंगे, बैकडोर राब्ते। अमेरिकन टीम्स ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं, सिक्योरिटी और टेक्निकल टीम्स उनकी यहाँ से नहीं गई थी। इसका मतलब है अमेरिकन को पता था कि ये डिले है, नो नहीं है, और अमेरिकन टीम्स यहाँ मौजूद थी। अब ये देखा जाएगा कि चूंकि कालिबॉफ साहब नहीं आ रहे, तो मुझे लगता है फिर शायद JD वैंस साहब ना आए और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ ही मुज़ाकरात हों। और अगर कामयाब हो जाते हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब तो खुद आएंगे। फिर कामयाब हो जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पज़ेशियान आएंगे इसको साइन करने के लिए। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि ईरान ने बहुत हार्ड निगोशिएट किया। देखें, ईरान की 2 शराइत थी। एक वो लेबनान में सीज़ फायर मांग रहा था, और एक वो कह रहा था कि आबनाए हुर्मुज़ का ब्लॉकेट खोला जाए। उसकी एक शर्त मानी गई कि लेबनान का सीज़ फायर अमेरिका ने दोबारा कराया, और वो सीज़ फायर एक्सटेंड हुआ और सीज़ फायर हुआ। तो उनकी जब वो शर्त मान ली गई, तो मेरे ख्याल में उनको ये कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ का ब्लॉकेट खुलेगा जब आप मुज़ाकरात की मेज़ पर आके बैठेंगे, तो दोनों मुल्क इकट्ठे ऐलान करेंगे, आप आबनाए हुर्मुज़ खोल दीजिएगा, हम ब्लॉकेट खोल देंगे। क्योंकि ये भी मसले का हल तो नहीं है ना कि ईरान अमेरिका के बहरी जहाज़ों पर का कंट्रोल संभाल ले और अमेरिका भी बदले में ये कर ले, क्योंकि इससे तो सूरत हाल मजीद खराब भी की तरफ ही जा रही थी। वो तो फिर ब्लॉकेट था, और उधर से उन्होंने भी बंद किया हुआ था। कल वैसे अब्बास अराग़ची साहब की एक वीडियो भी आई कि वो आबनाए हुर्मुज़ का जायज़ा ले रहे हैं, और वो नेवी के साथ आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का जायज़ा ले रहे हैं। वो भी एक ऑप्टिक्स थे जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि जी हम फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, वी आर रेडी। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि दोनों, देखें, एक राय ये थी कि ये जो ब्लॉकेड है, इट इज़ हर्टिंग ईरान,
क्योंकि ईरान की ऑयल की एक्सपोर्ट जो है वो कम ना होने के बराबर हो गई थी और लोगों का मौक़िफ़ था कि तेल के कुएं से तेल निकालना बंद नहीं किया जा सकता। ये कोई पानी का टैप नहीं है कि आपने बंद कर दिया, तेल का कुआं है, उससे मुसलसल तेल निकलता रहेगा। तो ईरान के पास तेल के स्टोरेज की एक खास कैपेसिटी मौजूद है, उससे ज़्यादा तेल वो स्टोर नहीं कर सकता। लिहाजा अगर ब्लॉकेड रहता तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। जितना भी एक्सपोर्ट वो चाइना को या जितना वो निकालता है वो एक्सपोर्ट वो करता। तो अब सूरत हाल ये है कि सबका ख्याल था कि ब्लॉकेट जो है इट्स हर्टिंग ईरान। जैसे आपनाए हरमुज़ की बंदिश जो है जो दुनिया को हर्ट कर रही है, तो ये टू वे हर्ट सिस्टम चल रहा था। मेरे ख्याल में सेंस हैज़ प्रिवेल्ड। हमें इसमें से हार और जीत का तासुर नहीं निकालना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि फ़लाँ फ़रीक जीत गया, फ़लाँ हार गया। हमें कोशिश उम्मीद ये रखनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और एक अमन मुआहदा हो जाए। देखें ना, $100 से ऊपर दोबारा चला गया पे तेल और स्टॉक गिर रही थी। आज जब ये ऐलान हुआ कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं तो 1 घंटे में स्टॉक 2000 पॉइंट ऊपर आ गई, जो सुबह से डाउन चल रही थी, पिछले 3 दिन से डाउन चल रही थी। दुनिया में कसाद बाज़ारी थी, दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही थी, दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस और इस जंग की वजह से पूरी दुनिया कहीं ना कहीं लपेट में थी। गल्फ स्टेट्स भी, सऊदी अरब भी मुश्किल में थे, चाइना मुश्किल में था, तो सब मुल्क मुश्किल में थे और सबको अमन की तलाश थी। लेकिन मुजम्मिल साहब, अभी भी एक सवाल वहीं का वहीं है कि अमेरिका ने अपने शौक से तो ये जंग शुरू नहीं की थी, इजराइल के प्रेशर में की थी। अब इजरायली लॉबी का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप कैसे मैनेज करेंगे? देखें, जब ईरान मुज़ाकरात से इनकार कर रहा था और मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आ रहा था, तो सबका ये ख्याल था कि ये तो इसराइल की मौक़िफ़ की जीत हो रही है, क्योंकि सिर्फ इसराइल ही चाहता है ना कि मुज़ाकरात ना हो, सिर्फ इसराइल ही चाहता है जंग दोबारा शुरू हो जाए। तो ईरान को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो इसराइल की जीत का या इसराइल के मौक़िफ़ की जीत का बायस बने। तो ईरान, हम सब की राय थी कि ईरान को मुज़ाकरात करने चाहिए, ईरान को अमन मुआहदे की तरफ जाना चाहिए। ईरान को इसराइल को नाकाम करना है या कामयाब करना है? तो नाकाम करने का तरीका तो अमन मुआहदा है, कामयाब करने का तरीका जंग है। जंग की तरफ अगर ईरान जाता है तो वो तो इसराइल का पर्पस हल होगा, इसराइल तो जंग चाहता है। तो मेरे ख्याल में ये बात है, चूँकि बहुत पूरी दुनिया ने की है, हमने भी यहाँ की है, तो ये बात शायद ईरानियंस तक पहुँची भी है कि जब वो मुज़ाकरात से इनकार करते हैं तो वो टेक्निकली इजराइल की फेवर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ है। तो मेरे ख्याल में वहाँ ये बात कैलकुलेट ज़रूर हुई होगी कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें इसराइल को फेवर नहीं करना चाहिए, इसराइल के अहदाफ की तकमील नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में वहाँ ये फ़ैसला हुआ है। आज देखें ना, अमेरिका के जो वज़ीर जंग हैं, जो वैसे तो आपको पता है पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहते थे ये सलीबी जंग है, यीशु मसीह के लिए लड़ेंगे और इसको बड़ा मजबूत टच लगा कर रहे थे तो अपनी आर्मी को, मजबूत टच लगाते हैं। तो आज उन्होंने कहा है कि एक अच्छा मुआहदा होने की उम्मीद है, ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो अच्छी डील कबूल कर ले। हमारा मकसद बात यह है कि ईरान सिर्फ एटमी हथियार ना बना सके, इससे ज्यादा जंग का कोई मकसद। इस्तीफा और बरतरफियों के बाद की ये स्टेटमेंट है, तो मेरा ख्याल है काफी टोन डाउन मुझे अमेरिका के वज़ीर जंग नजर आए। वैसे तो सब ये कहते हैं कि ये मुज़ाकरात पहले हो जाते अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्विटर ऑफ हो जाता। अच्छा, अगर वो रोज सुबह उठते थे और सोचे समझे बगैर ट्वीट कर रहे थे। वो उनके जो ट्वीट्स हैं वो माहौल को इतना गरमा देते थे कि उसके बाद मुज़ाकरात की जो राह है उसमें मुश्किलात हायल हो जाती। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बहुत सारा जो काम किया था उसको, उसके अंदर जो रुकावट थी वो शायद इतनी ईरानी रुकावट नहीं थी जितनी ट्रंप साहब के ट्वीट्स उसके राह में रुकावट थे। लेकिन टेक्निकल बात है कि आई थिंक कि ये गुड है कि सेंस हैज प्रिवेल्ड और मेरे ख्याल में इस बार मुआहदा हो जाना चाहिए। देयर आर नो सेकंड चांसेस, हो जाना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं समझता कि मुज़ाकरात का कोई तीसरा भी राउंड होगा, कोई चौथा भी राउंड होगा, कोई पांचवा भी राउंड होगा। देयर आर लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, आप मौके खो देते हैं। मेरे ख्याल में ईरान को ये समझ होनी चाहिए कि वो इसको लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ना बनाए। अमेरिका को भी ये एहसास होना चाहिए कि वो रोज़ाना ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं ला सकता। मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की भी एक कॉस्ट होती है। हर मुल्क की अपनी एक ईगो होती है, वहाँ पे एक ओपिनियन, डिवाइडेड ओपिनियन होती है, जैसे अमेरिका में है वैसे ईरान में है। तो ये अगर इस बार इन्होंने ना किया, ये इनके लिए मेरे ख्याल में फाइनल मोमेंट है। ये अब इन्होंने अगर कोई पीस डील ना की
तो ये सोचना कि जी दोबारा फिर मुज़ाकरात हो जाएंगे, 15 दिन बाद फिर हो जाएंगे, एक तीसरा दौर हो जाएगा, तो मुझे देखें दूसरा दौर कितना मुश्किल हो गया है। लेकिन पहला दौर जहां बेहतरी की गुंजाइश हो वहां उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। देखिए पहला दौर निस्बतन आसान हो गया था, दोनों साइड्स आ गई थी, जेडी वैंस भी आ गए थे, कालीबॉफ भी आ गए थे। दूसरा दौर बहुत मुश्किल हो गया, आना मुश्किल हो गया। जेडी वैंस साहब आप समझें एयरपोर्ट से वापस गए, कालीबॉफ साहब अब भी नहीं आ रहे, आप समझें वो अब भी नहीं आ रहे, तो देखें दूसरा राउंड कितना मुश्किल हो गया। तो इसलिए मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये ना सोचें कि इसके बाद कोई तीसरा राउंड। लेकिन मुज़म्मिल साहब आपको नहीं लगता कि कालीबॉफ साहब का ना आना जितने शकूक शबात थे उनको ख़त्म कर रहा है कि ईरान स्टिल अभी भी कुछ चीज़ों पर बज़िद है और उन पॉइंट्स पर वो किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा? देखिए ये बात तो आप मुज़ाकरात की मेज़ पर भी आके कह सकते हैं कि ये हमारी रेड लाइन है। देखिए ना, मुज़ाकरात की मेज़ कोई आप गन पॉइंट पे तो आपसे मुआहिदा नहीं करा रहा। आपने मेज़ पर बैठ के अपनी बात करनी है, अपनी रेड लाइंस का तहफ़्फ़ुज़ करना है। एक जो कामयाब सफारतकार है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर अपने अहदाफ हासिल करता है। ना आने को मैं कोई जीत नहीं समझता, ना आना कोई कामयाबी नहीं है। ना आना जो है वो इस बात को ज़रूर स्ट्रेंथन करता है कि वहाँ कोई मसाइल है। ना आना ये मैं ये नहीं समझता कि कालीबॉफ साहब कोई एक कमज़ोर शख्सियत थे और अमेरिकन उनसे दबाव में कोई एग्रीमेंट करवा सकते थे, ऐसा तो नहीं हो सकता था। अगर वो इराक़ी से नहीं करा सकते तो कालीबॉफ साहब से भी नहीं करा सकते। लेकिन पहले राउंड के बाद ईरान के अंदर जो आवाज़ें आईं वो इराक़ी साहब और कालीबॉफ साहब के ख़िलाफ़ थीं। बिलखसूस जब इराक़ी साहब ने आबनाए और मस खोलने का ट्वीट किया और अमेरिकन ने ब्लॉकेट ना खोला, तो हमने देखा कई ईरानियन पार्लियामेंटेरियंस ने इराक़ी साहब के ख़िलाफ़ बयानात दिए। फिर कालीबॉफ साहब के ख़िलाफ़ भी हमने बयानात देखे हैं ईरान के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि वो ईरान के अंदर का जो माहौल है, एक अग्रेसिव माहौल है, एक हॉस्टाइल माहौल है, एक एंटी पीस टॉक्स जो माहौल है, उसकी वजह से शायद कालीबॉफ साहब नहीं आए। और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा निशान नहीं है, मैं इसको कोई पॉजिटिव बात नहीं समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हाईएस्ट लीडरशिप को बैठना चाहिए, ये लोअर लेवल की बात है ही नहीं है। मुझे लगता है कि ट्रंप और मसूद पज़ेश्कियान को भी यहाँ बैठना चाहिए। मुल्क के हेड्स ऑफ द स्टेट्स जब कोई चीज़ फाइनल करेंगे तो उसको दोनों मुल्कों में ज़्यादा काबिल कबूल होगा। अगर वो लोअर लेवल पे साइंड होगी तो उसकी सैंक्टिटी उतनी नहीं होगी जितनी उस मुआहदे की होगी जो हेड्स ऑफ द स्टेट साइन करेंगे या जेडी वैंस और कालीबॉफ करते। मुझे लगता है कि इसका इन मुज़ाकरात में थोड़ा सी अगर प्रोग्रेस होती है तो फिर शायद हम देखें कि कोई सीनियर्स जेडी वैंस या प्रेसिडेंट ट्रंप आए, उधर से कालीबॉफ या मसूद पज़ेश्कियान आए और मुआहदा फिर आकर सीनियर लीडरशिप साइन करे। पॉसिबिलिटीज हैं ये इस सतह पे। लेकिन चूंकि अमेरिकन की भी सिक्योरिटी और टेक्निकल टीम्स मौजूद हैं, तो सिक्योरिटी और टेक्निकल टीम्स के दरमियान तो मुज़ाकरात हो जाएंगे जो अब्बास इराक़ची साहब के साथ भी आ रही हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि अगर बात कोई कंसेंसस की तरफ चलती है तो फिर हमें लगता है कि वीकेंड के एंड पे या नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में हम दोनों जगह से कोई सीनियर लीडरशिप का पाकिस्तान आना देख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत सारे लोग जो दुनिया में जो हमारे दुश्मन हैं, जिनको वैसे ही आपको पता है बहुत आजकल जलन हो रही है और वो साड़ा पड़ा हुआ है, वो इन दिनों बड़े खुश थे कि जी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, पाकिस्तान की भारत की तरफ इशारा है आपका। हाँ, भारत भी है, इधर से अफ़गानिस्तान में भी कुछ लोग हैं, कुछ हमारे अपने ऐसे दोस्त भी मौजूद हैं जो गुमराह हो गए हुए हैं, उनका भी ये ज़ाती तौर पर ख्याल था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, शहबाज और इसहाक डार साहब की जो काविशें हैं वो रंग लेके आई हैं एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। देखें पेट्रोल $100 से ऊपर जा रहा था, दुनिया की इकोनॉमी इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है, दुनिया सराह रही है पाकिस्तान की काविशों को। तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि अगर इब्तदाई तौर पे अगले नेक्स्ट 24 आवर्स में ब्लॉकेड और आबनाए हुर्मस ही खुल जाता है तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। फ्यूल प्राइसेस तो इंटरनेशनल ब्रेंट ऑयल की प्राइसेस जो है वो एकदम नीचे आ जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। वैसे भी मैं आपको बताऊं इन मुज़ाकरात पर बहुत सट्टा हुआ है दुनिया में और बहुत जुआ हुआ है इन मुज़ाकरात को लेकर। और बैटिंग साइट्स ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर जितनी बैटिंग की है इतनी बैटिंग कभी नहीं हुई है कि वॉर पे इतनी बैटिंग हमने नहीं देखी है। अब ये देखना है कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी पर कितना जुआ होता है। पहले जिस दिन ईरानियंस ने आने से इनकार किया उस दिन भी दुनिया में हाईएस्ट जुआ रेट था कि ईरानियंस आएंगे या नहीं आएंगे और क्या होगा।
चलें ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब। ब्रेक के बाद हमें खालिद चिश्ती साहब भी ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। कल की डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से इसका जिक्र करें तो बहुत से सवालात खड़ी कर रही है। बॉडी लैंग्वेज बड़ी डोनाल्ड ट्रंप साहब की कंफ्यूज थी और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जल्दबाजी किसी सूरत नहीं करेंगे। ईरान से ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो आने वाले काफ़ी अरसे तक हमेशा के लिए कायम रह सके। अब इसी पर बात करेंगे। मुजम्मिल साहब तो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खालिद साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स बड़ी जल्दी से हमारे सामने जो है वो तेज़ी से सूरत हाल बदलती नज़र आ रही है, क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब अपनी मुख्तसर टीम के साथ पाकिस्तान तो पहुँच रहे हैं, इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। अमेरिकन भी हो सकता है, स्टीव विटकॉफ की तरफ मेरा इशारा है, जैरेड कुशनर की तरफ मेरा इशारा हो सकता है कि वो भी पाकिस्तान आ जाए आने वाले चंद घंटे बड़े इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, अच्छी खबर आ रही है मुज़ाकरात के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब और सना, आपने इनवाइट किया। देखिए, मैं तो शुरू दिन से मायूस नहीं था। मैंने कहा था टेम्परेरी है, वक्ती तौर पर है, क्योंकि थ्रेशोल्ड चेक हो रही है, पोस्टिंग चेक हो रही है, बार्गेनिंग लीवरेज ली जा रही है। देखिए, बुनियादी तौर पर दोनों मुल्कों में या दोनों साइड्स ने ये रियलाइज किया है कि वो जो ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे, खासतौर अमेरिका, वो हासिल नहीं हो सके। अमेरिका ने तो एक जो अपने वॉर ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किए, हासिल करने ऑब्लिगेशन थी। ईरान ने तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल करने थे, उन्होंने तो सिर्फ सर्वाइव करना था। मैं डे वन से आपके प्रोग्राम में अर्ज कर रहा हूँ। अमेरिका का जो बहुत ज्यादा जो खतरनाक सूरत हाल है, वो अभी मैं पहुंच पाया एक सेंटर फॉर स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस, एक इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, जिन्होंने पेंटागन के अंदर से कोई सीक्रेट रिपोर्टें निकाली हैं और फिर पब्लिश की हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तक जो जंग हुई है 40 दिन की, इसके अंदर 45% प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का स्टॉक लिमिटेड कर दिया। अमेरिका का जो टोटल है 50% पैट्रियट का खत्म किया, 30% जो है उन्होंने टॉमाहॉक मिसाइल का किया। अब इससे मिसाइलों के नंबर से फर्क नहीं पड़ता। जो उन्होंने 50% किया है, तकरीबन 1200 पैट्रियट मिसाइल जो 4 मिलियन का एक है, पहले 2 दिनों के अंदर 48 घंटे के अंदर फायर कर दिए। अगर आप हिसाब लगाइए कि सिर्फ साल में 90 बनते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करें तो 13.5 साल में सिर्फ ये जो 48 घंटे में फायर किए, वो 13.5 साल में अमेरिका ने बनाने हैं। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मैं उससे लिंक करने की कोशिश करूंगा आप सवाल। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? जब अमेरिका को यह एहसास हुआ है कि वेपन इतने शॉर्टेज हो रहे हैं, तो अब उसके लिए कॉन्टीजेंसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। कौन सी? इजराइल के खिलाफ अगर कुछ कॉन्टीजेंसी हो जाती है, उसने मदद करनी है। यूक्रेन के खिलाफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। चाइना अगर कल को ताइवान पे इन्वेजन कर देता है, तो अमेरिका के पास कॉन्टीजेंसी प्लानिंग के लिए कुछ नहीं। तो सारा कुछ कन्वर्ज करके ये जो ऑफिसर फायर हो रहे हैं नेवी के, पहलान उनका नेवी का जो सेक्रेटरी को फायर किया है, ऑल्दो वो नेवी के कमांडर नहीं थे कोई, लेकिन इससे पहले जो जनरल जॉर्ज को फायर किया, वो 40 साल बैटल टेस्टेड और बैटल प्रूवन कमांडर थे, उनको भी फायर किया गया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये उनको अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये कह रहे हैं कि आपने कॉन्टीजेंसीज के लिए कुछ नहीं कर रहे, इस जंग से भी कुछ नहीं मिल रहा, और जो आने वाली अगर कॉन्टीजेंसी है उससे भी कुछ नहीं मिल रहा, इसकी वजह से उनको पसंद नहीं आ रही। तो आई थिंक उन्होंने कन्वर्ज करना एक ऑब्लिगेशन है। सिर्फ ये जो ऑप्टिक्स की जंग चल रही है इस वक्त के, हमने जहाज पकड़ लिया, हमने उसका इंजन तबाह कर दिया, हमने वीडियो रिलीज कर दी, ये सिर्फ प्रेशर माउंटिंग है। आना था टेबल पे, इन्होंने दोनों तरफ कोई चॉइस नहीं है। ईरान में बहुत डिस्ट्रक्शन कराई। तो मेरा ख्याल है ये ओवरऑल बहुत अच्छी खबर है, पाकिस्तानियों को मुबारक है अगर हम होस्ट करेंगे। बट जैसे कहते, इसमें कोई बहुत ज्यादा शॉकिंग इसलिए नहीं था कि लॉजिकल कंक्लूजन है कि दोनों मुल्कों ने 40 दिन तक बैटल टेस्ट करके देख लिया, वो टेक होम कुछ नहीं दिखा सके अपने लोगों को। आई थिंक जो अब दिखाना है वो टेबल पर ही बार्गेन दिखानी चाहिए उनको। नहीं, पर डू यू थिंक कि ये जो अब कालिबॉफ साहब तो नहीं आ रहे हैं, अब्बास अराग़ची साहब आ रहे हैं, अब्बास अराग़ची साहब आ रहे हैं, उधर से भी फिर स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, तय हो जाएगा? आपको लगता है ये सक्सेसफुल राउंड हो जाएगा या और राउंड्स भी होंगे? ये सक्सेसफुल राउंड नहीं हो सकता। देखिए, कोई प्रेडिक्शन वाला तो मेरे पास कोई हिसाब नहीं है। एनालाइज मैं कर सकता हूँ कि ये जब आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें इन दिनों में भी कई आगे फॉरवर्ड मूव की होंगी, जिसका मतलब है कि हार्ड स्टैंड तो लिया हुआ था दोनों ने और नो गो एरियाज किए हुए। मेरी फील ये है कि पॉसिबिलिटी ये है कि अमेरिका ब्लॉकेड को लिफ्ट करेगा एज अ गुडविल जेस्चर। ये मेरा एहसास है, और क्योंकि उसके बगैर बात बनेगी नहीं। अमेरिका अभी तक पीस ऑब्वियसली हमने डिक्लेयर किया हुआ है, पॉज किया हुआ है, सीज फायर किया हुआ है, लेकिन फिर आप जब सीज फायर करते हैं फिर एक्ट ऑफ वॉर नहीं कर सकते, जो कि उन्होंने ब्लॉकेड की शक्ल में किया हुआ है। ये लॉजिकल था ही नहीं, अभी भी नहीं है। तो आई थिंक ईरान की ये डिमांड बड़ी जेन्युइन है, और मुझे लग रहा है कि ये एज ए पॉसिबिलिटी है कि ये अंडू कर दें इसको, ब्लॉकेड को, वक्ती तौर पर मुज़ाकरात को एक चांस दें, ताकि एक ऑनरेबल एंट्री हो सके ईरान की और ऑनरेबल एग्जिट हो सके इस पूरे पैकेज में से। अगर स्टैंड अलोन क्वेश्चन करेंगे, ऑप्टिक्स की गेम करेंगे, सिर्फ आप परसेप्शन बिल्ड करने की आप कोशिश करेंगे, परसेप्शन बिल्ड मुजम्मिल साहब करनी होती है 40 दिन की जंग के अंदर।
बाद में नहीं करते आप। हमने हिंदुस्तान से जंग की थी ऑलमोस्ट 4 दिन तक, उसके बाद लोगों ने परसेप्शन पैदा की, हमने बिल्ड किया। आप और मैं चैनलों पर बैठ के बात करते थे, पाक फिजाई ने जहाज मार के बेस पे लैंड करके, हमने यूनाइटेड नेशन का इजलास नहीं बुलाया था। वो क्यों नहीं बुलाया था? हम परसेप्शन हम बैठे हैं बिल्ड करने के लिए। जो मिलिट्री ने करना होता है, जो पाक फिजाइया नहीं है वो करके लैंड कर गए। इस तरह मिलिट्री ने जंग के दौरान रिजल्ट दिखाने होते हैं, टेक होम ट्रॉफी ले जानी होती है, उसके बाद एनालिसिस सारी दुनिया करती रहती है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्क थके हुए हैं, दोनों मुल्क, जिसको एक चीज याद रखिए, आखिरी जुमला इसके ऊपर देखिए, आमतौर पर जो बर्नआउट होता है, वेपन्स बर्नआउट ही सिर्फ होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी बर्नआउट होते हैं, मिसाइल्स नहीं सिर्फ बर्नआउट होते, ह्यूमन बींग की भी टॉलरेंस होती है। अमेरिकी फौज आप देखें 4 महीने से पहले की डिप्लॉयड है, पिछले नवंबर से दिसंबर से शुरू हो गई थी। ईरानी भी उसी तरह ही डिफेंस कर रहे हैं। तो एक नेचुरल ह्यूमन कैपेसिटी भी होती है। खासतौर पर अमेरिका की निस्बतन कम थ्रेशोल्ड है, ईरान की इसलिए है कि उन्होंने 10 साल जंग लड़ी हुई है इराक के खिलाफ, वो बैटल टेस्टेड है, लेकिन इसके बावजूद वो इंसान है। और ये मैं नेचुरल कहूंगा कि आई थिंक उनको कन्वर्ज अब करना चाहिए। मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि जब आने का मकसद ही यही है कि ग्राउंड की लेवलिंग काफी हो गई होगी। तो अब आप ये देखें, एक शर्त तो ईरान की मानी गई कि लेबनान का सीज फायर अमेरिका ने कराया, लेबनान और वहाँ का प्री रेक्विजिट्स में से 2 शर्तें थी ईरान की, एक ये कि लेबनान वाला सीज फायर हो और एक ये कि ब्लॉकेट खुले। एक मान ली गई तो वो आ गए हैं, तो दूसरी आप कह रहे हैं मुज़ाकरात की मेज़ पर मानी जा सकती है। तो बाकी तो सब कह रहे हैं 90% बातें पहले तय हो चुकी थी। जी, मेरा मानना यही है कि हो सकता है अमेरिका भी फेस सेविंग चाहता है। देखिए, अमेरिका को भी जाहिर है अभी भी वो सुपर पावर है। इसका मतलब अगर उसने एक बोट पकड़ के उसको वीडियो रिलीज करके, वो सुपर पावर के शान निशान तो नहीं है, लेकिन है तो भी मिलिट्री सबसे बड़ी पावर है, नंबर 1। ये भी पॉसिबिलिटी है, मेरा अंदाजा है कि ये पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने लेबनान का ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया, फिर उन्होंने कंडीशन लगाई हो कि वो मेज पर आएंगे तो एज पार्ट ऑफ नेगोशिएशन हम विन विन सिचुएशन करेंगे, और उसमें कहेंगे कि हमने फलां चीज ईरान से लिया और फलां चीज हमने दी है, जिसके अंदर रिलैक्सेशन मुझे लग रहा है कि ब्लॉकेट की शामिल होगी। अच्छा, आपको ये लगता है कि क्योंकि कई दफ़ा हमें तो फर्स्ट राउंड में भी लगता था कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे पर नाकाम हो गए, एनी चांसेस कि ये टॉक्स फेल हो जाएं और ये सेकंड राउंड आगे ना चल सके? देखिए, मैंने पहली दफा भी मायूसी के में बिल्कुल नहीं मैं था, मैं पॉजिटिव था, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन पहले राउंड में भी ऐड किया था, आपके शायद अलहदा जो टॉक शो किया था उसका, मैंने ये कहा था कि एक बर्नआउट के बाद आपको एक कूलिंग पीरियड चाहिए होता है। एक कूलिंग पीरियड इसलिए चाहिए होता है कि आप रियलिज्म की तरफ जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी करते हैं, ग्राउंड चेक करते हैं कि हमारा वेपन स्टॉक क्या रह गया। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा 45% प्रिसिजन एमिनिशन रह गया, 50% पैट्रियट रह गया, 30% टॉमाहॉक आपने फायर कर दिए। तो फिर आपने ग्राउंड चेक करना होता है कि कैपेसिटी कितनी मेरी अभी रहती है। वो आपको लेके जाती है मुज़ाकरात की तरफ, वो आपको नरम या सख्त शराइत पे मजबूर करती है कि आपकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है तो आप सख्त हो जाएंगे। अगर आपको लगेगा कि अंदर से तो मैं चाहता हूं कि मेरी जंग को छुड़वा दे, तो फिर आप रिलैक्स टर्म्स के साथ जाते। तो उस वक्त कूलिंग पीरियड नहीं हुआ था, पहली बात। उसमें एक ही मेरा क्वेश्चन था कि कूलिंग पीरियड तीसरे दिन मुज़ाकरात पर बैठ गए तो पॉसिबिलिटी है कि अभी इवेल्युएशन ना कर पाए हों दोनों तरफ, जो मिलिट्री कमांडर या सिविलियन यहाँ पे है। तो आई थिंक अब वो कूलिंग पीरियड भी गुजर गया। अब मुझे काफी पॉजिटिव है कि अब ग्राउंड स्मूथ हुआ होगा तो जहाज आ रहे हैं। लेकिन आपने तो पूरा अमेरिका का हमें एनालिसिस दिया है कि उनके इतने पैट्रियट लग गए, इतने इंटरसेप्टर लग गए, इतने टॉमाहॉक लग गए। ईरान भी तो डाइल्यूट हुआ है ना, ईरान ने भी तो अपनी असेसमेंट की होगी ना कि मेरे पास बाकी क्या रह गया है, कितने मिसाइल लॉन्चर्स रह गए हैं, कितने मिसाइल रह गए हैं, कितना मैं और फायर कर सकता हूँ। ये ईरान की कैपेसिटी स्टिल बेटर है अभी? नहीं जी, ईरान के पास भी 50% रह गए हैं। ये मैंने काफी सारे इंटरनेशनल एक रिसर्च सेंटर है उसमें भी निकाला डाटा कि ईरान के पास भी ऑलमोस्ट 50% है। लेकिन मुजम्मिल साहब आप एग्री करेंगे कि फरारी को अगर एक स्कूटर टक्कर मार दे तो फरारी मुड़ के स्कूटर को टक्कर नहीं मारनी चाहिए उसको, क्योंकि नुकसान फरारी का ही होगा। तो ओवरऑल देखें, ईरान ने सस्टेन करना था, ईरान ने कोई मेडल नहीं, मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि ईरान ने मेडल नहीं घर ले जाना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखनी होती है। अगर ईरान इकोनॉमिकल ड्रोन फायर करके इनके पैट्रियट फायर करा जा रहा है तो नॉट अ बैड डील। कैन यू से, आप बताइए, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज के अलावा कॉमन सेंस पे चले जाते हैं, इज इट अमेरिका के लिए वायबल ऑप्शन है कि 50% उसका स्टॉक डाउन हो जाए और 50% ईरान का डाउन हो जाए? ये तो कोई कंपैटिबिलिटी कोई नहीं है। अमेरिका ने तो और बड़े चैलेंज करने हैं, उन्होंने ताइवान का चैलेंज, इजराइल को सपोर्ट करना है, यूक्रेन को सपोर्ट करना है, बड़ी जगहों पर उन्होंने पांव फैलाए हुए हैं, और फिर नेटो को खौफजदा रखना है, कनाडा को कहना है हमारा सूबा बन जाओ। ईरान ने तो कुछ नहीं करना। ईरान के पास 50 नहीं 30% भी रह जाए तो शायद वो सस्टेन अभी भी कर ले। लेकिन अमेरिका की जो जनरल फायर हो रहे हैं और आप रिप्लेस हो रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर इस वजह से जा रहे हैं ना कि वो एक रियलिटी चेक दे रहे हैं अमेरिका को कि जनाब बंद करते, हमारा कंटीजेंसी प्लान कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं,
और जैसे मैंने कहा 14-14 साल 15-15 साल कहने से तो मिसाइल नहीं बन जाएंगे ना। मैथमेटिक्स बड़ी रूथलेस होती है। मैथमेटिक्स में यही मसला है कि वो आपकी मर्जी से आगे पीछे नहीं होती। वो कैलकुलेटर पे वही जवाब आना है कि 13.5 साल में ये मिसाइल बने थे, उन्होंने 1200 फायर कर दिए 2 दिन के अंदर। तो आई थिंक मैथमेटिक्स वाइज अच्छा नहीं, पर हमें नज़र भी ये आया कि अमेरिका मुज़ाकरात की ज़्यादा ख्वाहिश दिखा रहा था, देवर ज़्यादा मोर कीन के मुज़ाकरात हों, और ईरान रिलक्टेंट था। और अभी जो डिले था वो भी ईरान की तरफ से था। अमेरिकन टीम्स तो काफ़ी दिन से पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ईरान की रिलक्टेंस जो थी, वहाँ हम मुजाहरे भी देख रहे थे कि जो मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ मुजाहरे थे, और वो कह रहे थे हमें मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, और वहाँ लोग मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ सड़कों पर थे। आपको लगता है कि एक हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में इराक़ची आ रहे हैं तो उनके पास लिमिटेड स्पेस नहीं होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह देखिए, मुज़ाकरात के दौरान जब इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला था ईरान ने, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने के बाद एक गुडविल जैसे अमेरिका की तरफ से होना चाहिए था कि उसको पाबंदी जो ब्लॉकेड लगाई थी वो उठा लेनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। जब सीज फायर है तो सीज फायर है, फिर आप एक्ट ऑफ वॉर को सीज फायर का हिस्सा नहीं बना सकते। वो अमेरिका की मेरा ख्याल है टैक्टिकल गलत मूव है। फिर उन्होंने, जैसे मैं कहता हूँ, एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, ये की कि उन्होंने वो वीडियो रिलीज कर दी उन बहरी जहाजों की। ये कोई शाया निशान नहीं है अमेरिका के, ये ऑप्टिक्स हैं, इल्यूजन्स हैं, परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। नंबर 1 आई थिंक सो, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये नेगेटिव नहीं है अमेरिका के खिलाफ। ऑब्वियसली फिर ईरान भी ये काउंटर बार्गेन अपनी बिल्ड करता है ना, कि मेरे लोगों का प्रेशर है तो मुझे डील अच्छी मिलेगी। तो मैं, ये तमाम की तमाम नेगोशिएशन लीवरेज लेने के लिए होती हैं। उसको मटीरियलिस्टिक नहीं देखना चाहिए कि ईरानी अगर वजीर खारजा आ रहे हैं, उनकी पावर कोई नहीं है, लोग उनके खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। ये ऑप्टिक्स होती हैं, दोनों मुल्क प्ले कर रहे हैं और अच्छा प्ले कर रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अच्छा एथिकली नहीं कह रहा, मिलिट्री स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। ठीक है। आपको लगता है इन दी एंड ट्रंप और पजिश्कियान आके मुआहिदा साइन कर लेंगे, या आपको लगता है कि ये इसी तरह लोअर लेवल पे ही हो जाएगा? डिपेंड करता है कि कितनी विन विन सिचुएशन दोनों को लगती है। अदरवाइज मोर ऑफ ऑप्टिक्स हुई, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना हुआ, इतने दिल साफ ना हुए, दुनिया चलानी पड़ी, तो शायद लोअर लेवल पे होंगे। लेकिन अगर लगा कि अमेरिका को कोई टेक होम मिल रहा है जिसके अंदर वो अपनी इमेज रिकवर कर सके, प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया को दिखा सके, खासतौर पर अपने वोटर्स को, और अपना अप्रूवल रेट ऊपर ले जा सके, तो फिर जरूर प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे। लेकिन अगर उनको लगा कि नहीं, वेरीफाइबल नहीं है कोई चीज ऐसी, बहुत ज्यादा टेक होम नहीं है जिसके अंदर प्राइड फील करे, फिर मेरा ख्याल है लोअर स्टाफ कोई करेगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि आपको जो खित्ते के बाकी ममालिक हैं वो अब इन टॉक्स में, मैं बिलखसूस इसराइल और यूएई के तनाजुर में बात कर रहा हूँ, वो इन टॉक्स को कैसे देख रहे होंगे? देखिए, वो बेशक जितने मर्जी क्रिटिकल प्लेयर हों, हम डे 1 से हम कह रहे हैं कि इजराइल को जो होल्ड करना है, जो टाई डाउन करना है, वो अमेरिकी सदर ने करना है। उन्होंने ही धक्का मारा इनको, वो आ गए। अब तो सारे प्रेसिडेंट कह रहे हैं, जॉन कैरी के कैंडिडेट ने भी कहा है, उन्होंने सारे कह रहे हैं कि तमाम सदूर को नेतन्याहू कन्विंस करता रहा। फिर उसको एक आइडियल सदर मिल गया जिसने पहले टर्म में बात नहीं मानी, प्रेसिडेंट ट्रंप, दूसरे टर्म में मान ली, और फिर उसने 10 महीने बाद दूसरी दफा अटैक कर दिया, 8 महीने बाद अपनी टर्म के अंदर। तो ऐसा सदर तो कोई नहीं मिलेगा नेतन्याहू को। लेकिन फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने रियलाइज करवाना है उनको कि यार तुमने 2 दफा मुझे ये करवाया है, और दोनों दफा ना रजीम चेंज हुई है। क्योंकि नेतन्याहू तो उनको वीडियो दिखाते रहे ना कि जनाब सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ बटन, आपने एक बटन वेनेजुएला का प्रेस किया था, दूसरा वहां प्रेस करते हैं, रजीम चेंज हो जाएगी, हुकूमत बदल देगी। आज अमेरिका से पूछें, 40 दिन नहीं, आज तो ऑलमोस्ट 60 होने वाले हैं, तो इस दिन के लिए उन्होंने ये अटैक किया था, क्या टेक होम है अभी तक? तो आई थिंक सिर्फ फेस सेविंग का मामला है, साइन होना, या ये बाकी मुल्क जो यूएई और बाकी लोग, ये तो ऑब्वियसली दे विल गो अलोंग। इनका स्टेक उस तरह नहीं मैं गिनता जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट का खुद अपना है। आई थिंक वो मैनेज करेंगे, तो उन्होंने इनको मैनेज करना है, जैसे लेबनान उन्होंने मैनेज करके दिखाया कि सीज फायर करा दिया उधर। वो जानते हैं कैसे मैनेज करना है इस प्रेशर को। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग, जिसको ठीक 1 साल मुकम्मल हो चुका है, और पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद ही पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया गया था, ठीक आज ही के दिन 24 अप्रैल 2025 के दिन। और आज 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि वो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के आज़म को जारी रखेगा। और यहाँ तक कि जो भारत की तरफ से बार बार आबी जारहियत की जाती है, पाकिस्तान उसका भी मुँह तोड़ जवाब देगा। मुजम्मिल साहब, सूरत हाल तो आपके सामने 1 साल मुकम्मल हो चुका है कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर। भारत को बुनियानुल मरसूस को भी 1 साल होगा 10 मई को जी, तब बात करेंगे। लेकिन खेल 21 अप्रैल से शुरू हुआ था पहलगाम के फॉल्स फ्लैग,
उसके बाद भारत ने हॉस्टाइल, आपको पता है, तड़ियाँ लगानी शुरू की थी। तो 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें भारत को उसी की ज़ुबान में जवाब देने का फैसला हुआ था, जो फिर हमने 6, 7, 8, 10 मई को देखा 4 दिन में कि भारत को उसी की ज़ुबान में, बल्कि उससे सख्त ज़ुबान में फैसला किया गया भारत को। और फिर 24 अप्रैल 2025 को जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें यह तय हुआ था कि पाकिस्तान अपने कश्मीर के मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटेगा, कश्मीरियों की मदद जारी रखेगा और कश्मीर के मौक़िफ़ को बैनुल-अक़वामी फोरम पे उठाता रहेगा और भारत के किसी दबाव में कश्मीर के हवाले से नहीं आएगा। मैं समझता हूँ आज 1 साल हो गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इस इजलास को। अगर आप उसके एलामिया को पढ़ कर देखें तो 1 साल बाद भी वो एलामिया बिल्कुल रेलेवेंट है। पाकिस्तान अपने उस मौक़िफ़ पर 1 साल बाद भी कायम है। पाकिस्तान ने भारत को मार्का हक में जब बयानुल मरसूस में मुंह तोड़ जवाब दिया था, उस पर हम 10 मई को 9 मई को ज़रूर बात करेंगे। हम कश्मीरियों के साथ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर खड़े हैं और हमने इस 1 साल में कश्मीर के मौक़िफ़ को दुनिया के हर फोरम पे उठाया है और भारत को सफारतकारी के महाज में इस 1 साल में मुतअद्दिद महाजों पर शिकस्त दी है। लेकिन भारत के लिए तो वो टीज़र था ना, ऑपरेशन सिंदूर, और वक्तन फ़वक्तन भारत की तरफ से धमकियां तो आती रहती हैं, जिनका मेरे ख्याल से अपने भारतीय उनका मजाक उड़ाते रहते हैं, भारतीय हुकूमत का। बिल्कुल तो मजाक उड़ाते रहते। अच्छा, जो 10 मई को शिकस्त हुई ना भारत को, वो शिकस्त का सिलसिला जारी है। मसलन ये इंडिया अमेरिका में भी भारत अपने लिए शिकस्त महसूस कर रहा है। जो पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ, भारत उसमें अपने लिए शिकस्त महसूस कर रहा है। पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना, भारत उसमें अपने लिए शिकस्त महसूस कर रहा है। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात, भारत उसमें अपने लिए शिकस्त महसूस कर रहा है। पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात, भारत उसमें अपने लिए शिकस्त महसूस कर रहा है। मेरे ख्याल में पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने भारत को इतने महाजों पर शिकस्त दी है कि जिनको गिनना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन चूंकि 21 अप्रैल को पहलगाम हुआ था और 24 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें फिर ये कलीदी फैसले किए गए थे, जिसके बाद फिर 10 मई हुआ था। मैंने कहा आज उस दिन को याद करना ज़रूरी है कि आज के दिन हमने 1 साल पहले चंद बड़े फैसले किए थे और पाकिस्तान आज भी कायम है अपने मौक़िफ़ पर फॉर श्योर। तो बाकी मुत्तहिदा अरब अमारात की बात कर लें, UAE को जो तमाम डिपॉजिट थे वो वापस कर दिए गए हैं। हाँ जी, आज $1 बिलियन जो उनका बाकी था वो पाकिस्तान ने अदा कर दिया है। इस तरह इनको 3.45 बिलियन जो उनका डिपॉजिट हमारे स्टेट बैंक में मौजूद था वो हमने उनको वापस कर दिया। 3.45 अरब बिलियन डॉलर हमने उनको वापस कर दिए हैं। 3 बिलियन इसमें से सऊदी अरब से हमारे पास आए थे, जो हमने अब UAE को दे दिए हैं। अभी भी पाकिस्तान के ये पैसे वापस करने के बाद ये कोशिश है कि सऊदी अरब के साथ UAE के साथ ताल्लुकात को ख़राब ना किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत इज़्ज़त और एहतराम से ये पैसे वापस किए हैं। हमारे मुश्किल वक्त में UAE ने ये पैसे हमें दिए थे, इस वक्त उन्होंने हमसे वापस मांगे हैं, हमने उनको दे दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान इस बात की कोशिश कर रहा है कि UAE के साथ ताल्लुकात ख़राब ना हों और पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात नॉर्मल रहें और ये पैसे वापसी जो है वो ताल्लुकात में ख़राबी का बायस नहीं बनने चाहिए। मैं समझता हूँ ये एक समझदारी है हुकूमत पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मैच्योर डिप्लोमेसी है कि हम इस हवाले से कोई जो है लूज़ बॉल नहीं खेलना चाहते। हम UAE के साथ ताल्लुकात को अच्छा और ठीक रखना चाहते हैं। पिछले दिनों जो UAE और ईरान के दरमियान राब्ता हुआ उसके बारे में भी सीनियर डिप्लोमेट्स की यही राय है कि वो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था। बहरहाल हम समझते हैं कि पाकिस्तान ये ईरान अमेरिका जंग की बंदिश के बाद पाकिस्तान UAE ताल्लुकात भी एक नए बाब से शुरू होंगे और ईरान UAE सुलह में भी पाकिस्तान का बहुत कलीदी किरदार होगा। बेशक, नो डाउट। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, टाइम चूँकि हमारे पास शॉर्ट है। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना नकवी को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। हाफ़िज़।